अच्छा अभी देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग कर रहे हैं फरवरी मार्च 2020 पेपर 3 वेरिएंट 2, ठीक है। अच्छा आ जाओ। विच स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोडक्ट विद एक्सटर्नल कॉस्ट मस्ट बी करेक्ट? द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखना कि एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सा गुड प्रोड्यूस करता है, तो आपने बोला एक्सटर्नल कॉस्ट डीमेरिट गुड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं, डीमेरिट गुड के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो है ना, वो बिल्कुल गलत है, वो फालतू बात कर रहा है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और याद रखना एक और बात कि एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो थर्ड पार्टी को भी लगती है, ठीक है ना। अच्छा, द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सीड सोशल कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में होता है सोशल कॉस्ट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि क्या एग्जिस्ट कर रही होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट की एग्जिस्टेंस होती है। तो बी वाली स्टेटमेंट भी गलत है। द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी, इसका आंसर है सी फॉर कैट। डी वाला भी गलत है। सोशल कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सीड द सोशल बेनिफिट, ये हो सकता है, लेकिन उसने एक बात बोल दी है कि द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? सी है, ठीक है। आ जाओ। 2, what is correct if a firm is perfectly competitive market is maximizing its long run profits? पहले तो एक बात याद रखना, मैं इधर लिख रहा हूँ, अब आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट रन के अंदर कितने स्टेजेस आते हैं भाई? शॉर्ट रन के अंदर स्टेज जो है ना वो है सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब याद रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर है ना आपका एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट। फिर इसके बाद आता है एक स्टेज जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना उसके अंदर आपका एवरेज रेवेन्यू और आपका एवरेज कॉस्ट है ना इक्वल होगा, और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना ये लॉन्ग रन में होगा। कब होगा? लॉन्ग रन में, ठीक है। इसने किसकी बात करी है? इसने लॉन्ग रन की बात करी है। देखो भाई, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो मैंने आपको मार्केट फेलियर आपने करा भी, और आपको मैंने एक बात बताई है कि लॉन्ग रन वो स्टेज होता है जिसके अंदर प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी दोनों अचीव हो जाती है। और आपको ये भी याद करा देता हूँ कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहती है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर होगी, और एलोकेटिव एफिशिएंसी कहती है कि या तो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होगी, या तो हर गुड का मार्जिनल सोशल कॉस्ट और उसका मार्जिनल सोशल बेनिफिट हर क्वांटिटी का इक्वल होगा। अब एक छोटी सी डायग्राम बना के याद करा देता हूँ। देखो भाई, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन हो गई, और ये एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन हो गई। देखो भाई, ये आ गया भाई, ये आपकी डायग्राम बनती थी, याद करो। डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन, ये एवरेज टोटल कॉस्ट। ये ई वाला पॉइंट वो पॉइंट होता था जहाँ पे प्राइस और आपकी कॉस्ट इक्वल है। देखो भाई, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा इसका? यस, इट इज एलोकेटिवली एंड प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, ठीक है भाई। 3, the table shows the results of a cost benefit analysis is undertaken by government when it was investing 200 million in building a new airport. The government will build the airport if the net social benefit creates a return of at least 10% on its investment. ये बोल रहे कि गवर्नमेंट इसको तभी बनाएगी जब इसका जो नेट बेनिफिट होगा ना वो इन्वेस्टमेंट का 10% होगा। तो सबसे पहले एक चीज तो याद रखना कि इन्वेस्टमेंट कितने की है? 200 की है। देखो कितना लिखा है, 200। तो 200 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 200 का 10% कितना होगा? इसने बोला एटलीस्ट 10% निकालेगा, तो 200 का 10% कितना होगा? 200 का 10% 20 होगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बता दो कि इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सटर्नल बेनिफिट नीड टू बी इन यूएस मिनिमम टू अचीव दिस। अब बताओ भाई, सोशल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? सोशल कॉस्ट की इक्वेशन है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट है 200, एक्सटर्नल कॉस्ट है 50, तो ये कितना होगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। सोशल बेनिफिट की क्या इक्वेशन है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, यही है भाई इसकी इक्वेशन। अब मुझे आप ये बता दो मेरे भाई के इसने क्या बोला है कि नेट सोशल बेनिफिट क्या होगा? रिटर्न का एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो सोशल बेनिफिट कितना हो जाएगा? रिटर्न का 10% 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसने प्राइवेट बेनिफिट कितना लिखा है? 230 लिखा है। तो एक्सटर्नल बेनिफिट कितना निकल आएगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोशल कॉस्ट भी 250 है और बेनिफिट भी 250 हो गया। अब बताओ भाई, मिनिमम एक्सटर्नल बेनिफिट कितना होना चाहिए? भाई जितना ज्यादा एक्सटर्नल बेनिफिट होगा मैं उस पर बनाऊंगा।
तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर 40 होना चाहिए। ठीक है, सही है। मिनिमम एक्सटर्नल बेनिफिट कितना होगा कि अगर यूएस से कोई अचीव करना होगा तो वो 40 होगा। सही है। 4 वाला बहुत इजी है, जल्दी से आंसर बताओ। 4, द डायग्राम शो द टोटल यूटिलिटी कर्व फॉर अ कंज्यूमर एट विच पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। आ जाओ याद करा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट के ऊपर क्या होता था, फर्स्ट यूनिट के ऊपर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती थी और मार्जिनल यूटिलिटी किस पर होती थी, मैक्स पर होती थी। ठीक है। सेकेंड और थर्ड यूनिट पे क्या होता था, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी लेकिन रेट क्या हो गया था, डिक्रीजिंग रेट हो गया था। और इस पे क्या होता है, इस पे इंक्रीजिंग रेट होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है। ठीक है। फिर आपको बताया था फोर्थ यूनिट के ऊपर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, वो जीरो हो जाती है और वो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे चली जाती है और उस वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। याद आ गया। और फिफ्थ यूनिट के ऊपर आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी किस में चले जाती है, नेगेटिव में। तो अब इसका आंसर आपके सामने है कि ये पूछ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे कब होगी, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्स पर होगी, क्योंकि ये ग्राफ भी किसका है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। ठीक है। The diagram shows a consumer's indifference curve and a budget line for electronic goods and food. ठीक है भाई। If income and prices remains the same, बोल रहा है इनकम और प्राइस अगर सेम है, at which point the diagram with the consumer maximize satisfaction। मैंने आपको बताया भी था कि जो बी वाला पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इसको दोनों गुड्स के दरमियान इक्वल और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये कौन सा पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि मेरे गिवन बजट के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन है, मैं वो हासिल कर सकता हूँ। तो 5 का आंसर क्या है, 5 का आंसर इज बी। ठीक है। 6 बहुत इजी है, द डायग्राम शो द कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी कर्व। इसका आंसर 1 है, ए है, ए। उसकी वजह ये मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि टोटल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज करती है और फिर इंक्रीज हो रही होती है लेकिन रेट स्लो जाता है, फिर मैक्सिमम और फिर गिरती है। तो ये इसका कर्व हो गया, शुरू में इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर मैक्सिमम और फिर नेगेटिव में वो डिक्रीज होती है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका टोटल यूटिलिटी नंबर 1 होगा। सही है। व्हाट इज एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैंने आपको बताया भी है बहुत सारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, परचेजिंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग, मैनेजेरियल। इसमें कौन सा है भाई, बोलो भाई। ये भी नहीं हो सकता, ये एक्सटर्नल है। ये ट्रेनिंग, ये भी एक्सटर्नल है। ये रेपुटेशन, ये भी एक्सटर्नल है। इसका आंसर होगा ए। ए क्यों होगा, क्योंकि ये जो चीपर लोन है ये आपका टेक्निकल इकोनॉमीज है कि अगर अगर आप एक, दो फर्म, एक स्मॉल फर्म है और एक लार्ज फर्म है, अगर एक लार्ज फर्म लोन लेने जाएगी तो उसको सस्ते में लोन मिलेगा और स्मॉल फर्म को ज्यादा पे लोन मिलेगा। तो ये कौन सी है भाई, ये टेक्निकल इकोनॉमीज है और ये इंटरनल इकोनॉमी का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या है, 7 का ए। सही है भाई। Why might a firm continue in production in the short run even though the price of its product has fallen below its average total cost of production? ये बोल रहा है कि शॉर्ट रन में अगर फर्म क्यों क्यों करेगी, अगर इसकी कॉस्ट भी इसके रेवेन्यू यानी कि प्राइस से ज्यादा है, तो इट एंटिसिपेट्स अ राइज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर कॉस्ट और बढ़ जाएगी तो इसका प्रॉफिट और गिर जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। इट एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइस टू बी टेम्पररी, ये हो सकता है। लार्ज फिक्स कॉस्ट, ये भी नहीं हो सकता। इट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है बी। वो क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको लगता है कि यार ये जो प्राइस गिरी है ना टेम्पररी, आगे फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ेगी। तो आई होप 8 तक सबको क्लियर होगा। 8 तक बहुत इजी चल रहा है भाई। ठीक है भाई। 9, द डायग्राम शोज दैट अ प्रोड्यूसर इंक्रीजेस आउटपुट फ्रॉम Q1 टू Q2। देखो भाई, काम की बात बता रहा हूँ। Q1 के ऊपर जो आपका इक्विलिब्रियम है ना वो है E, और Q1 Q2 के ऊपर जो आपका इक्विलिब्रियम है वो E2। तो E वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है। और ये जो E1 वाला इक्विलिब्रियम है ना ये आपका है सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल, जहाँ पे MR 0 होगा और उस वक्त आपका
क्या मैक्सिमम पर होगा? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर होगा, ठीक है। तब आप एक बात बताओ इसको, अगर आप दोनों से निकाल के देखो तो प्राइस और क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है? प्राइस P1 से P2 पे जा रही है और क्वांटिटी Q1 से Q2 के ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइस कम होगी तो आपका टोटल प्रॉफिट तो रिड्यूस होगा, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू अभी भी इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है ना, तो रेवेन्यू तो आपका इंक्रीज ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसका आंसर क्या है? 9 का डी सी है। क्योंकि वैसे भी आपको एक बात पता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 पर होता है तो टोटल रेवेन्यू वैसे भी मैक्सिमाइज हो ही रहा होता है। तो आपकी एक बात क्लियर है, तो आपका 9 का आंसर सी होगा, ठीक है ना। 10 what is true about economies of scale but not diseconomies of scale? तो आपने पहला पढ़ा तो बोला दे अकर बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। नहीं भाई, गलत बात लिखी है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, वो एवरेज कॉस्ट के गिरने की वजह से आते हैं, और ये कह रहा है कि वो एवरेज रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से आता है। गलत बात है। दे अकर बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी चेंजेस। जब भी मैनेजमेंट में चेंज आएगा तो एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा। तो बी भी गलत है। दे अकर इन दी शॉर्ट रन, ये भी गलत है। और डी वाला क्या है? दे अकर विद डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के गिरने को हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 10 का डी है। अब भाई मुझे सब पहले चैट पे जवाब दे दो, हमाद, मुहिब, सुहेबा। अगर ये सब आपको क्लियर है तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड मुहिब। ये लो, और बोलो। क्वेश्चन 9 में ये बस बता दो कि प्रॉफिट कैसे रिड्यूस हो रहा है। प्रॉफिट कैसे रिड्यूस हो रहा है भाई? ये देख, रेवेन्यू वाला तो समझ आ गया। पहले पहले आपकी जो डिमांड कर्व के ऊपर प्राइस थी ना, वो P1 थी, ठीक है। और आपकी कॉस्ट ये वाली आ रही थी, तो अब आपका पहले प्रॉफिट का एरिया इतना था, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट का एरिया कितना हो सही। जाएगा? अब आपकी प्राइस ये है और आपकी कॉस्ट ये है, तो आपका प्रॉफिट का एरिया तो रिड्यूस हो गया ना दोस्त। अच्छा अच्छा, सही समझ सही गया। है। ये लो सरकार, आपका इंतजार था, ये लो। सर क्वेश्चन नंबर 10 में समझ में नहीं आया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहा है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं? भाई व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट नॉट डिस इकोनॉमीज? ये बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में क्या सच है। पहला रीजन इसने बोला है कि बोलता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है एवरेज रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से। गलत तो बात है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत बात लिखी है इसने कि सही एवरेज रेवेन्यू के सही बढ़ने सही की समझ गया समझ। वजह। ओके। What is most likely to be found when comparing the long run equilibrium outcome in monopolistic competition with that in perfect competition? ये बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन दोनों को कंपेयर करो और मोस्ट लाइकली बताओ कि मोस्ट लाइकली कौन सा वाली चीज इसके अंदर मौजूद होती है। मोर प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व? नहीं भाई, ये होता है लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स? ये भी होता है लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं है। अ हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट? ये भी मोस्ट लाइकली नहीं है। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर काम करने का अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। तो 11 का आंसर ए है। ये बोल रहा है कि ऐसा फीचर ढूंढ के दो जो परफेक्ट कंपटीशन में भी हो और लॉन्ग रन के अंदर बात कर रहा है। तो यार लॉन्ग रन के अंदर तो सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो चाहे वो परफेक्ट हो। तो ये वाला बात तो गलत है कि वो हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाएगा। उसने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करी है। और लॉन्ग रन के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो रही होती है क्योंकि तुम्हारा जो स्टेज होता है वो भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसका आंसर ए बनता है 11 का। अच्छा, ये बहुत इजी है, फौरन से कर लोगे तुम लोग। अ गवर्नमेंट डिवाइड्स अ नेशनलाइज्ड रेल सर्विस एंड सेल इट्स टू 5 प्राइवेट कंपनी। द लार्जेस्ट ऑफ दिस कंपनी डोमिनेट द 4 स्मॉल कंपनी। मैंने बताया तुम लोगों के, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन जिसके अंदर 1000 प्रोड्यूसर होते हैं, एक होता है मोनोपोली जिसके अंदर सिंगल फर्म होती है, एक होता है डुओपोली जिसके अंदर 2 फर्म्स होती हैं, एक होता है ओलिगोपोली जिसके अंदर 4 to 5 लार्ज फर्म होती हैं, और एक होता है मोनोपोलिस्टिक जिसके अंदर 20 to 30 फर्म्स होती हैं। अब जब तुमने 4 स्मॉल कंपनीज का बात देखा ना, तो तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि 4 फर्म्स है ना, तो ये आंसर ओलिगोपोली है और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आज आप देख लेते हैं। देखो भाई, ये ओलिगोपोली होगा और ये प्राइस लीडरशिप को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो रही है। नेशनलाइज सर्विस थी, रियल सर्विस थी, वो इसने प्राइवेट कंपनी को भेज दी। जैसे पाकिस्तान रेलवे अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी खरीद लेना
तो वो प्राइस लीडरशिप को फॉलो करेगी, वो अपनी प्राइस को खुद से बताएगी, ठीक है ना। तो ये कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, तो आपने सीधा सीधा ओलिगोपोली बोल दिया। मोनोपोली नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल फर्म नहीं है, तो ये गलत है। फ्रीडम ऑफ एंट्री भी गलत है क्योंकि लोअर कैपिटल कॉस्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल गारंटी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के हिसाब से कभी भी प्राइस डिटरमाइन नहीं होती है, प्राइस हमेशा डिमांड कर्व से डिटरमाइन होती है। जहाँ पे डिमांड कर्व टच होगा वहां से प्राइस और क्वांटिटी निकलती है। ये कहता है कि प्राइस निकलेगी एवरेज कॉस्ट से, तो गलत बात है। तो 12 का आंसर बी है, ठीक है यार। 13 तो बहुत इजी है, इस पे मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करूंगा। 13 बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय रियल वेज। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, नहीं भाई गलत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं भाई। वेजेस ऑफ नेट टैक्स, नहीं। 13 का आंसर सी है, मनी वेज। 13 का आंसर सी है, वापसी रिपीट कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय रियल वेज, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये तो एमपीएल का फॉर्मूला है, एमपीएल को डिफाइन करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। रियल वेज वो होती है जो आपको बताती है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। वेजेस नेट ऑफ टैक्स अगर देखोगे तो ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके सारे आंसर गलत हैं। 14 पढ़ लो भाई। The table shows the percentage growth in average earnings for the UK economy. ये वीकली अर्निंग्स है, पहले 2.8 थी, पे 2.6, पे 2.2, 2.2 पे 2.3, पे 2.1। What is most likely cause of the pattern shown in the graph? बताओ भाई। वेज रेट कंटिन्यूसली गिर रहा है, 8 से 6 में भी गिरा, 2 में कांस्टेंट रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर 2.1 में गिरा, तो ग्रेजुअली गिर ही रहा है, ठीक है ना। तो सप्लाई ऑफ लेबर अगर डिक्रीज होगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, तो वेज रेट तो बढ़ना चाहिए, तो ए तो गलत हो गया। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन ज्यादा होगी, एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा होगी, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है ना। ज्यादा वेज की डिमांड करेंगे, इसका आंसर है डी। जब लेबर की साइज बढ़ेगी तो लेबर सरप्लस में अवेलेबल होगी तो उनकी वेजेस गिर जाएंगी, ठीक है ना। तो 14 का आंसर डी है, सही है भाई। 15 बहुत इजी है, मुझे 15 भी करके दो और 16 भी करके दो, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ। 15 और 16 मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे दो भाई सब। 15 और 16 इजी इजी। दो मिनट रुका हुआ हूँ, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। 15 का आंसर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी चेंजेस इज मोस्ट लाइकली, मोस्ट सबसे ज्यादा, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिच टू द पुअर इन हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी। ये बोल रहा है कि भाई सबसे ज्यादा कौन सी वाली पॉलिसी का चेंज होगा जिसके अंदर अमीर से पैसा लेके गरीब को दे दिया जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दो तो गरीब का फायदा होगा। तो एक बात क्लियर है कि आंसर या तो ए है या तो बी है, सी डी तो सीधा सीधा गायब हो गया, सही है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है मींस टेस्टेड बेनिफिट, ये वो नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को मिलते हैं, ये भी इंक्रीज होने चाहिए। तो अभी भी मेरे पास डाउट है कि आंसर ए होगा या बी होगा। अब अगर मैं बेनिफिट्स सबके लिए इंक्रीज कर दूंगा ना, एवरीवन में रिच भी आ गया और पुअर भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का फायदा हो जाएगा।
तो आंसर बी भी गलत है, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब का कब फायदा होगा, जब आप बेनिफिट फॉर एवरीवन को डिक्रीज कर दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज कर दोगे और मींस टेस्टेड बेनिफिट इंक्रीज कर दोगे। क्योंकि ये जो सेहत कार्ड है, राशन कार्ड है, ये मींस टेस्टेड बेनिफिट के अंदर आता है। इसका तो अमीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका गरीब से ताल्लुक है, ठीक है ना। तो 15 का आंसर ए है, सही है। 16 यार बहुत इजी है। The diagram shows the impact on the labor market of the introduction of a national minimum wage. इसने minimum wage above the equilibrium लगाई है, बिल्कुल सही बात है। इसका मकसद होता है डिमांड को बढ़ाना, ठीक है ना। जब आपने मिनिमम वेज लगा दी तो आपकी क्वांटिटी, जो वर्कर्स की क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर है, वो QDL से QDL पे चले गई और क्वांटिटी सप्लाइड Q से QSL पे चले गई। क्योंकि जब वेज बढ़ेगी तो एज अ एम्प्लॉयर मैं कम वर्कर्स को हायर करूंगा, तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी। और एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करना चाहूंगा, तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब ये बोल रहा है कि एरिया एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि जब वो डिमांड फॉर लेबर कम करेगा तो वर्कर रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए भी गलत है, डी भी गलत है। अब सवाल ये बी और सी में से आंसर है। अब वाई या जेड पढ़ो। मुझे एक बात बताओ, अगर क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांड कम है, तो इसका मतलब है वर्कर किस में मौजूद है, सरप्लस में। और अगर वर्कर सरप्लस में होगा तो उसका मतलब है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ गई है। तो अब आपके पास आंसर क्लियर हो गया है कि आपका आंसर है बी। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्लॉयड बढ़ेगा नहीं, सही है ना। जॉब्स कम है और सप्लाई ज्यादा है, वैकेंसीज कम है और जो है ना वो वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और आपके पास इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो सरप्लस होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसका आंसर है, 16 का आंसर बी है, ठीक है। अच्छा आप मुझे 17 और 18 कर दो। 18 है ना, रिपीट हुआ है। 18 जिसने कल की क्लास ली है वो 18 फौरन से कर देगा। ये बोल रहे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर कैसे आएगी, डेवलप्ड, डेवलप्ड बोला है इसने। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, डेवलप्ड है यूएसए और यूके। यूएसए और यूके को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अगर अपने वर्कर्स को ट्रेन भी करेगा ना तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी उसकी कंट्री के अंदर, क्योंकि उसके लोग वैसे ही स्किल्ड होंगे। तो देखो 18 तो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं ना बाकी ऑप्शन डिस्कस करूंगा, क्योंकि जिसने कल की क्लास ली उसको पता है कि 18 का जो आंसर है ना वो सीधा सीधा बी हो जाएगा, क्योंकि उसने एक तो मोस्ट बोला है और उसने डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करी है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और 19 भी मैंने कल कराया। 19 भी मैं एक सेकंड में पहले जो करना है वो कर लेता हूँ, फिर मैं 17 को पर वक्त लगाता हूँ। When calculating national income by income method, what would not be included? By income from abroad, ये income है, ये include होगी। ये income है आपकी, ये include होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, बोला not included, ठीक है। Profits ये भी include होगा, rent ये भी include होगा, ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट देती है ये include नहीं होगा, ये आपकी इनकम नहीं होती है भाई, ठीक है ना, ये आपकी मदद होती है। आप 17 पढ़ो भाई, 17 करके तो बहुत ईजी है, खाली दिमाग लड़ाना है आपको। बेसिक नॉलेज है इसमें, कोई इकोनॉमिक्स का लेना देना नहीं है। 17 17 का आंसर अगर बी करा है तो फिर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा आगे जा रहा हूँ। मैं सबका आंसर देख लेता हूँ। 17 का भाई सब मुझे बता दो। सुहैबा ने बी बोला है, बाकी सब भी मुझे बता दो। और भाई अब्दुल हादी क्लास जो है ना वो A2 की हो रही है, AS की हो चुकी है, आप कब से ज्वाइन करके बैठे हुए हो। AS की खत्म हो चुकी कब की। 17 17 यार सब बता दो, बी है, ठीक है। चलो मेजोरिटी बी है, मैं नहीं कर रहा डिस्कस, इजी है। अभी किसी को पूछना हो ना तो वो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, क्योंकि 9:15 पे यार नमाज है जमात से और मैं नमाज जमात से नहीं छोड़ूंगा। तो यार ये 17 जो है ना ये मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। अगर किसी को पूछना हो, वैसे पूछने जैसा है नहीं इसमें कुछ। 20 वाला यार,
कसम से इतना बच्चों वाला एमसीक्यू है। Which changes to basic income at point W and X might be included in the calculation to reach disposable income. जब आपने डिस्पोजेबल इनकम का लफ्ज पढ़ा तो आपको याद आया कि ये वो इनकम है जो टैक्स कटने के बाद बचती है, लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स कटने के बाद जो भी आपकी इनकम बचती है वो कौन सी होती है? डिस्पोजेबल इनकम। तो अब आप बताओ बोनस पेमेंट ऐड होगी? हाँ होगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर ए और बी है। सी और डी तो सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। डब्ल्यू पे क्या बोल रहा है? ऐड करोगे बेसिक इनकम बोनस पेमेंट को, और एक्स में क्या बोल रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर इनडायरेक्ट को? ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है? वो इनकम के ऊपर लगता है। तो अगर आपको डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचना है तो आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। देखो उसने लिखा है ना सब्ट्रैक्ट एक्स, एक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स, और एड डब्ल्यू बोल रहा है। डब्ल्यू क्या है? ग्रॉस बेसिक इनकम। डब्ल्यू में बोनस पेमेंट है, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है भाई, ओके। अच्छा आप मुझे जल्दी से सब है ना पहले 20 तक बता दो। सबको 20 तक क्लियर है तो फिर मैं आखिरी 10 करवाऊं। पहले 20 तक मुझे ओके कर दो। ये इजी पेपर था हाँ भाई। चलो आ जाओ जाने दो। अच्छा आप देखो, आज तुम लोगों का है ना एक काम की बात बता रहा हूँ, याद रखना। जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा ना, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, और उतना ज्यादा आपकी नेशनल इनकम जनरेट होगी। सही है? अब सुन लो, मैंने ना तुम लोगों को दो तरीके के एक्सपेंडिचर कराए थे, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको बताया था कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वो होता था जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम होता था, यानी कि चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो, आप वो वाला एक्सपेंडिचर करोगे। कैसे करोगे भाई? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप या तो याद करो सेविंग यूज करते थे, जिसको डिस सेविंग कहते थे, या नेगेटिव सेविंग, या तो फिर आप बैंक से बोरो करते थे, उधार 100 रुपए लेते थे। फिर आप उस 100 रुपए को लगाते थे, 80 रुपए कंज्यूम करते थे, 20 रुपए सेव करते थे, फिर वो 20 हर बार ऐड होता जाता था, और फिर वो माइनस पॉजिटिव हो जाता था, ठीक है। फिर एक होता था इंड्यूस एक्सपेंडिचर। इंड्यूस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता था जो कि वो 100 रुपए के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप 80 कंज्यूम करोगे ना तो उस 80 के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। तो आप देखो मुझे आप एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो सबसे ज्यादा नेशनल इनकम के अंदर ग्रेटेस्ट चेंज कब आएगा, लार्जेस्ट चेंज कब आएगा? जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा। भाई जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा पैसा, उतनी जल्दी जल्दी आपकी नेशनल इनकम जनरेट होगी। तो 21 का आंसर है सी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा 21 सी। यार 22 बहुत इजी है। बोल रहा है विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी डेवलप्ड, जिसका जीडीपी सबसे ज्यादा होगा, जिसका एचडीआई सबसे कम होगा, और जिसकी पॉपुलेशन जो है ना वो भी अच्छी खासी होगी। तो अब आप मुझे एक बात बता दो, एचडीआई किसका सबसे ज्यादा है इन तीनों में? तो आपने मुझे बोला सर एचडीआई जो है ना वो इसका ज्यादा है। मैंने बोला सबका सबसे जीडीपी किसका है? तो आपने बोला 2.4 ट्रिलियन, और पॉपुलेशन भी किसकी कम है? इसकी है, क्या कहते हैं, बी वाले की। तो डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी भी? बी वाला हुआ। ए नहीं हो सकता क्योंकि पॉपुलेशन बिलियन के अंदर है, तो ये डेवलप में नहीं होता, डेवलपिंग में होता है। ठीक है ना, अगर किसी ने ए करा तो वो गलत कर दिया उसने। बाकी सब में पॉपुलेशन जो है ना वो ज्यादा है। ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और डी वाले के अंदर जो है ना वो आपका जीडीपी कम है, तो डी भी नहीं हो सकता। आंसर बी है, ठीक है। What is an example of a Keynesian macroeconomic policy that would reduce cyclical unemployment? पहले मैंने आपको याद करा दिया कि cyclical unemployment वो unemployment है जो बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि रिसेशन के केस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और बूम के केस के अंदर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब ये पूछ रहा है कैसी कौन सी पॉलिसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देगी। सिंपल, सबसे पहला मैंने पढ़ा ना, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स। तो इसकी वजह से एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो जाएगी। इसका आंसर ए है। मैं ये बता देता हूँ बी सी डी गलत क्यों है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रीट्रेनिंग वर्कर्स, इससे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये एग्रीगेटेड सप्लाई का फैक्टर है। सही है। अ रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्टेड गुड सस्ता होगा तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स कम होगा तो इम्पोर्टेड गुड सस्ता होगा,
तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब इम्पोर्टेड गुड सस्ता होगा तो इसके मुकाबले में एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी तो एडी कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी, तो सी भी गलत है। और जब टैक्स कम होगा तो वही बात है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है, तो इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है, ठीक है। 24 देखो यार, 24 जो है ना वो बहुत इजी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है XYZ का 2000 से लेके 2010 तक। ऑल सीरीज कंट्रीज फेस रिसेशन बिटवीन 2008 एंड 10। बोले तीनों कंट्री ने यहाँ 2008 से 10 तक तीनों ने रिसेशन फेस करा। ये बोले व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2000 टू 2010। भाई 2008 से लेके 2000 से लेके 2008 तक कुछ भी नहीं हुआ, 8 से 10 में रिसेशन आ गई। तब बोले कंक्लूजन में क्या है, ऑल थ्री कंट्रीज एक्सपीरियंस एन अपवर्ड ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द पीरियड। नहीं भाई गलत बात है, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और बाकी पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट कम है। देखो भाई रेट गिर रहा है बाकी पीरियड में, ये देखो भाई नीचे जा रहा है, तो ये गलत है। कंट्री एक्स हैज द हाईएस्ट नंबर आउट ऑफ वर्क इन 2010। 2010 में एक्स के पास सबसे ज्यादा वर्कर थे। नहीं यार ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो एक्स का बढ़ रहा है, तो उसके पास तो सबसे कम थे, तो ये तो गलत है। In terms of unemployment, the country least harmed by the recession was country Y. Country Y least harmed थी। इसका आंसर है सी हो सकता है, आगे भी पढ़ लेते डी। The total number out of work in 3 countries were higher in 2010 than in 2000। यार इसका आंसर कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। फिर भी देख लेना जरा कि कोई फर्क तो नहीं है 24 का। अच्छा 25 में ना ये पूछा है लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस में गिरेगी, जब आपका आउटपुट भी गिर रहा होगा और एम्प्लॉयमेंट भी गिर रहा होगा। सीधा सीधा देखो 2012 में ये दोनों हो रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और आपका आउटपुट गिर रहा है। एम्प्लॉयमेंट की लाइन कौन सी है, डॉटेड लाइन जो है ना, ये आउटपुट की लाइन है। देखो आउटपुट गिर रहा है और ये एम्प्लॉयमेंट आपकी जो है ना ये ऊपर जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी किसके अंदर डिक्रीज होगी, 2012 के अंदर। देखो भाई 2012 के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है ना आपकी वो कहाँ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है और जीडीपी भी कम हो रहा है, तो इसका आंसर 2012 तो नहीं हो सकता। अच्छा 2008 देख लो, दोनों नेगेटिव में, तो इसका आंसर क्या है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कब डिक्रीज हुई, 2008 में। 11 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 8 इसका आंसर है, 25 का बी है, बी 2008। अच्छा आप जल्दी से मुझे 26 और 27 कर दो, बहुत इजी है, फटाफट कर दो 26 और 27। जल्दी 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 26 27। ट्वेंटी सिक्स 27। यार थोड़ा जल्दी कर लो, सिर्फ 9:15 पे मेरी जमात है, मेरे पास सिर्फ 7 मिनट्स हैं, 8 मिनट्स हैं। अच्छा अब देखो भाई, recently among European countries, Netherlands had the highest percentage of part-time employees and an average working week for all employees of 32 hours. Greece had a smaller percentage of part-time employees, but the average work is 41। भाई ये बोले नेदरलैंड्स में पार्ट टाइम एम्प्लॉइज जो है ना वो ज्यादा हैं और उनके घंटे कम है, उनके घंटे 32 घंटे हैं। और ग्रीस के पास पार्ट टाइम एम्प्लॉइज कम है लेकिन उसके घंटे ज्यादा है, 41 है। ग्रीस हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ इट्स वर्कफोर्स इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देन नेदरलैंड्स। नहीं भाई, नेदरलैंड में ज्यादा है, ग्रीस में कम एम्प्लॉइज है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है सोएबा। 26 का बी, ऑन एवरेज पार्ट टाइम एम्प्लॉइज वर्क लॉन्गर इन ग्रीस देन इन नेदरलैंड्स। यार अगर एवरेज निकालोगे ना तो ऐसा नहीं आएगा, ये भी गलत बात है। The average there are more part time in Netherlands than in Greece, ये इसका आंसर है, ये सही है, डी सही है, सी भी गलत है। The average working week in Greece for full time employees is longer than in the Netherlands। एवरेज नहीं है, एवरेज चेक करोगे तो गलत ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि
उसके पास वर्कर्स कम है, घंटे ज्यादा हैं, और उसके पास वर्कर्स ज्यादा है, घंटे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज उसकी कम आएगी। तो 26 का आंसर डी है। 27, in 2017 a report suggested that by 2030 क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकना। Greece has a higher percentage of its workforce in full-time employment rather than in Netherlands. Sorry. 26 का आंसर ए है, ए, ठीक है, डी नहीं है। अच्छा, इसने देखो एक, मैंने भी ये गलती मिस कर दी कि इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि पार्ट टाइम में कम है लेकिन फुल टाइम में ज्यादा है। ठीक है मोहिब, सही बोल लो भाई, ये सही है, 26 का ए सही है, मैंने ये लाइन मिस कर दी, इसने इधर पार्ट टाइम लिखा है, ठीक है ना। तो 26 का आंसर ए है, ये मेरी गलती है, मैंने सही से पढ़ा नहीं, ठीक है ना। 27 का क्या होगा भाई? भाई रोबोट्स आ गए, तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग जॉब चले गई, तो ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट है? फ्रिक्शनल, बंदा खुद ही सोचता है, सीजनल भी नहीं है, डिमांड एफिशिएंट, साइक्लिकल भी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल है, 27 का डी है, सीधा सीधा। ठीक है, सीजनल वो होती है जो सीजन चेंज के हिसाब से होती है, और फ्रिक्शनल वो होती है जब बंदा वॉलंटरीली अपनी मर्जी से छोड़ता है कि उसको ये लगता है कि वॉलंटरीली कि उसको नई जॉब मिल जाएगी। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो स्ट्रक्चरल कौन सी है? जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जैसे ये ऑटोमेशन की तरफ चला गया, लेबर से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चला गया, ठीक है। अच्छा 28, 29 और 30, पहले 29 30 कर लो, बहुत ईजी है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, 1 मिनट ही रह गया है। Which macroeconomic policy is most likely to be used as a long run measure of reducing inflationary pressure? मुझे एक बात बताओ, एक्सचेंज रेट की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी। लॉन्ग रन की बात करिए, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन किससे कम होगी? तुम सबने एएस पढ़ा हुआ है, कोई गलती नहीं करना। देखो मैंने तुम्हें बताया लॉन्ग रन में सप्लाई साइड पॉलिसी यूज होती है, क्योंकि तब पीपीसी शिफ्ट मारेगा, तुम हाइपर इन्फ्लेशन माइल्ड में कन्वर्ट होगी, तो 29 का सीधा सीधा डी है, सही है। What will prevent a government achieving a faster rate of growth of real GDP? Prevent का मतलब है कौन सा रोकेगा, बताओ भाई, इनमें से कौन सा जो है ना वो रोकेगा गवर्नमेंट को, बताओ भाई कौन सा रोकेगा?